Namaskar दोस्तों, I am Shubham and today I am gonna discuss about cell. Let's begin our today's topic. This is cell. सेल जिसको हम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। सेल जिसको हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बॉडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें जो भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं उनको सेल करवाती है। यानी कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म होगा तो वो सेलुलर लेवल पर होगा, हर सेल के अंदर वही काम होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल फंक्शनल यूनिट होती है। नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे कोई भी हाउस होता है, उसकी वॉल होती है, वो बनी होती है ब्रिक्स से। उसी प्रकार से हम बात करें ह्यूमन की कर लो या फिर किसी भी एनिमल की कर लो, प्लांट्स की कर लो, तो ह्यूमन की कोई भी ऑर्गन जो होगा, कोई भी ऑर्गन होगा वो किससे मिलकर बना होगा? सेल। यानी कि बेसिक यूनिट जो होगी वो होगी सेल। इसलिए हम कहते हैं कि सेल जो है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अब हम इसके बारे में थोड़ी आगे बात करें तो साइंस की जिस ब्रांच के अंदर सेल की स्टडी की जाती है उस ब्रांच को बोलते हैं सेल बायोलॉजी। यानी कि इस ब्रांच के अंदर हम सेल की सारी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर जो भी फंक्शंस होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसी के साथ इसको हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं। यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं उसको हम सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि सेल की खोज किसने की, कैसे की, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की खास बात ये थी, काफी इनको जिज्ञासा थी इन चीजों के बारे में। तो इन्होंने क्या किया कि जो आप सब जानते होंगे कि जो कोर्क सेल होती है, कैम्बियम की जो कोर्क सेल होती है, उन्होंने इसकी स्टडी की थी। किसकी सेल? यानी कि किसकी सेल है कोर्क सेल? प्लांट की है। प्लांट में कैम्बियम पाया जाता है, वो बनाता है कोर्क सेल। तो ये सेल थी डेड। इन्होंने कोर्क सेल की स्टडी की तो इन्होंने देखा कि कुछ इनको ऐसी स्ट्रक्चर पाई, हेक्सागोनल टाइप की, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाई इन्होंने। और उस टाइम के ऊपर या फिर अभी भी बात करें तो जो मोंक होते हैं उनके हाउस की स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप की होती है। हाउस किनके? जो मोंक होते हैं उनके हाउस कुछ इसी टाइप के होते हैं। तो उन्होंने इस बेस के ऊपर, और उनको कहा जाता सेलुला, ये भी सैला, सेलुला नहीं सैला कहते थे उनको। तो इन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया सैला। और सैला से जो नाम प्रपोज हुआ उसको हम जानते हैं सब, उसको बोलते हैं सेल। तो इन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट हुक ने जो कोर्क सेल ली उसकी स्टडी की, इन्होंने डेड सेल की स्टडी की थी और पाया कि ऐसी कुछ हेक्सागोनल टाइप की स्ट्रक्चर है। सिर्फ इतना ही देखा कि सिर्फ एक हेक्सागोनल टाइप की स्ट्रक्चर है और उनकी स्ट्रक्चर मिल रही थी जो मोंक के हाउसेज होते हैं उनसे मिल रही थी, तो उसको नाम दिया सेला। इसके बाद में और रॉबर्ट हुक को जो खिताब मिलता है कि इन्होंने डेड सेल खोजी थी सबसे पहले। लेकिन हम बात करें कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने खोजी, तो उसमें नाम आता है 1675 या फिर 73 के अंदर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने भी सेल की खोज की थी, लेकिन इन्होंने लिविंग सेल को देखा था। इसलिए इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि सबसे पहले सेल को किसने देखा। अगर बात करें डेड सेल की तो रॉबर्ट हुक ने देखा, अगर बात करें लिविंग सेल की तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने देखा। इन्होंने क्या किया, उस समय तक यानी 16th सेंचुरी तक ज्यादा कोई माइक्रोस्कोप खोजे नहीं गए थे, तो इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया लगभग 250x का। अब जब माइक्रोस्कोप बन गया तो इनको जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई कि हम इसके बारे में और स्टडी करेंगे, इस माइक्रोस्कोप के नीचे कोई भी लगाकर ऑर्गेनिज्म को। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे दांत के ऊपर जो प्लाक होता है उसको लिया, दांत के ऊपर प्लाक होता है उसको लिया, और पॉन्ड वाटर को लिया, सलाइवा को लिया,
ऐसे कई चीजों की उन्होंने स्टडी की, किन्होंने एंटोनियो ल्यूवेनहुक ने। फिर उन्होंने देखा कि कुछ मोबाइल ऑर्गेनिज्म है, मोबाइल ऑर्गेनिज्म जो कि वहां पे सरवाइव कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको नाम दिया एनिमलक्यूल्स। तो ऐसे लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स की और बोल तो डेड सेल की खोज हुई। नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे, डेड बोलेंगे, यानी कि लिविंग सेल और डेड सेल की खोज हुई। तो अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट हमारा सेल के अंदर टॉपिक रहेगा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर दो साइंटिस्ट आते हैं। सबसे पहला जो साइंटिस्ट आता है वो होता है स्वान, जो थियोडर स्वान भी बोलते हैं, पूरा नाम है उसका। ये आते हैं 1838 के अंदर। उसी के साथ एक बोटनिस्ट भी आते हैं, उनका साइंटिस्ट उनका नाम था स्वीडन, जो कि आते हैं 1839 1839 के। इन दोनों ने साथ में काम किया। जो स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे, यानी कि ये जूलॉजी से इन्होंने पढ़ाई की थी। और जो स्वीडन थे ये थे बोटनिस्ट, यानी इन्होंने बोटनी से स्टडी की थी। इन दोनों ने साथ काम कर रहे थे सेल के ऊपर, लेकिन जो इनका जो निष्कर्ष था, कंक्लूजन था, वो सेम निकला। सबसे पहले इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला कि सेल जो होती है, सेल जो होती है उसी के द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। अब मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो एक और एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम जब आर एच व्हिटेकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 5 ग्रुप आते हैं। मैं उन पांचों के नाम लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला आता है मोनेरा, और एक आता है प्रोटिस्टा। और अगर हम बात करें उसके अलावा आते हैं प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। तो अगर हम देखें कि मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक सेल होती है और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल होती है, और इन दोनों के अंदर जो सेलुलर कंपोजिशन होता है वो केवल एक सेल की बनी होती है, यानी कि ये सेल केवल एक पाई जाएगी। कैसी होंगी? यूनिसेलुलर। इसी के साथ अगर बात करें प्लांटी, एनिमेलिया और फंगी की, तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर जो सेल होती है वो एक से अधिक पाई जाती है, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी एक ज्यादा सेल के बने होंगे। यानी कि मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर जो भी सारे फंक्शन होंगे, काम होंगे, वो केवल एक ही सेल परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर हम बात करें प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी की, एक से ज्यादा सेल काम करेगी। इसीलिए इन्होंने बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो एक या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरी जो हम बात कर चुके हैं कि जो सेल जो है, दूसरी बात करें हम, एक मिनट थोड़ा सा, तो नेक्स्ट बात कर रहे थे सेल थ्योरी के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि सेल जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम स्टार्टिंग में ही समझ चुके हैं कि क्यों होती है। क्योंकि ये सारे फंक्शन भी सारे सेलुलर लेवल पर परफॉर्म होंगे, और जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल ही मेंटेन करती है, पूरे बॉडी की, पूरे ऑर्गेनिज्म की। थर्ड जो पॉइंट की बात करें हम, जिसकी बात आती है ई सेलुला, ओमनी सेलुला, जिसको हम अगर इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो इसमें लिखा होगा कि ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग
सेल्स। यानी कि ई सेलुलर ओमनी सेलुलर का अर्थ है कि जो सभी कोशिकाएं होंगी उनका जो अराइज होगा, यानी जो उनका जो फॉर्मेशन होगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो पहले जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा ही होगा। अभी हम आगे बात करते हैं कैसे होगा। जैसे कि हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो आपने मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं जिसमें एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, उसके अंदर अगर प्रोजेनी बनती है तो उसके अंदर मोस्टली बाइनरी फ्यूजन होता है। वैसे तो काफी सारे रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं, लेकिन हम अब मोस्ट जो ज्यादा यूजेबल है उसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी, सॉरी फ्यूजन नहीं, फिजन, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी, और दोनों किससे बनेंगी, इसके डिवाइडेशन से बनेंगी। जेनेटिक मटेरियल डबल होगा और दो सेल, एक सेल से दो सेल बन जाएंगी, जिसमें लगभग समय लगता है 20 मिनट का। तो यानी कि ये जो दोनों प्रोजेनी सेल्स बनी है, टोटल सेल्स बनी है, ये किससे बनी है, पेरेंट सेल से। और पेरेंटल सेल से बनी है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड हायर ऑर्गेनिज्म की, जिसको बोलते हैं यूकैरियोट्स मोस्टली। यूकैरियोट्स के अंदर भी क्या होगा कि एक सेल होगी, वो क्या बनाएगी, दो सेल्स बनाएगी। जिसमें आपको पता है सबसे पहले तो क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, और फिर होगा साइटोकाइनेसिस। ये दो प्रोसेस होती हैं जिसके द्वारा यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोजेनी या फिर टोटल सेल्स बनती हैं। कैरियो का अर्थ होता है, नॉर्मली हम बात करें, न्यूक्लियस, और साइटो का अर्थ होता है साइटोप्लाज्म। यानी कि जब आप यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे या फिर यूकैरियोटिक सेल डिवीजन पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि सबसे पहले तो जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन होता है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म का होता है, फिर उसके अंदर जो सेल प्लेट बन जाती है और दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि इसके अंदर भी जो नई सेल्स जो है, टोटल सेल्स जो होंगी, टोटल सेल्स वो किससे बनेंगी, पेरेंटल सेल से, पेरेंटल सेल से। इसीलिए अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी की सभी कोशिकाएं, चाहे वो लीवर की हो, चाहे वो स्टोमक की हो, जहां की भी हो सेल्स, सारी कैसी होंगी, सेम होंगी। चाहे माइंड की सेल्स हो, हाथ की हो, पांव की हो, कोई सी भी कोशिकाएं होंगी सारी सेम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनकी जो पेरेंटल कोशिकाएं होती हैं वो सबकी सेम होती हैं, इसीलिए उनका जेनेटिक जो मेकअप होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए जो थर्ड है कि ई सेलुलर ओमनी सेलुलर, कि ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो इस बात को प्रूव करती है। और हम बात करें कि जो ये दो जो पॉइंट्स थे वो दिए थे किन्होंने, हमारे जो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टार्टिंग की थी, स्वेडन और स्वान ने। स्वान यानी कि जूलॉजिस्ट थे, स्वेडन यानी कि बोटनिस्ट थे। आप इसको ऐसे याद रखोगे, स्वान यानी कि संस्कृत में होता है कुत्ता, तो कुत्ता जो एनिमल होता है उससे आप जूलॉजी को याद रख लोगे, और स्वेडन इसको बोटनिस्ट आप याद रख सकते हो। इसका पूरा नाम है मेथिलिस जैकोब स्वेडन। तो मेथिलिस यानी मेथी, मेथी यानी कि प्लांट से रिलेटेड हो गया, तो इसको आप बोटनिस्ट याद रख सकते हो। इन्होंने दो पॉइंट दिए थे कि जो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने होते हैं सेल्स के, चाहे वो एक सेल हो, चाहे वो एक से अधिक सेल हो। सेकंड हम बात करें कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट भी इन्होंने बताई थी कि सेल होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन थर्ड जो पॉइंट है जो हमने अभी बात की, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बात की थी रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने ये पॉइंट बाद में ऐड किया था इनकी सेल थ्योरी देने के बाद में। इन्होंने बताया था कि एक पॉइंट और ऐड करो आप सेल थ्योरी में, जो आप भूल गए हो, कि जो सारी कोशिकाएं होती है वो किससे बनी होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अभी हम एक पॉइंट थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनिज्म है या फिर बात करें सेल्स हैं जो कि अपनी सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, उनको नहीं मानती है। एक सबसे ज्यादा प्रचलित जो एग्जाम्पल है उसको हम बोलते हैं वायरस। आप सब वायरस के बारे में पढ़ चुके हो कि वायरस डिजीज फैलाता है, कुछ इसके बेनिफिशियल इफेक्ट भी होते हैं, कुछ इसके बेनिफिशियल नहीं होते, हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। तो अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस को हम नॉर्मली जानते हैं नॉन लिविंग और लिविंग। अगर वैसे बात करें तो कनेक्टिंग बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर ये होस्ट सेल से
आउट रहेगा, बाहर रहेगा, तो रहेगा नॉन लिविंग। लेकिन अगर ये होस्ट सेल के अंदर रहेगा तो कैसा रहेगा? लिविंग। यानी कि ये दोहरी प्रवृत्ति दिखाता है, इसका डबल रोल होता है, इसलिए हम इसको सेल के अंदर कंसीडर नहीं करते। और भी काफ़ी रीज़न होते हैं। वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, वायरस के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, वायरस के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये हो गई इसकी नॉन लिविंग कैरेक्टर के बारे में बात। अगर लिविंग कैरेक्टर की बात करें वायरस की, तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए पाया जाता है। उसी के साथ अगर बात करें, इसके अंदर एक फिक्स शेप होती है इसकी, कोई इसके शेप में चेंज नहीं होता। तो इस वजह से ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों कैरेक्टर शो करता है, और इसी वजह से इसको हम सेल के अंदर नहीं रखते। सेकंड बात करें हम आरबीसी की, वायरस के और भी काफ़ी इसके रूप होते हैं, वायरियन, विरियन, प्रायोन, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। अब वायरस को ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें हम आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसके अंदर भी जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसी के साथ जो फ्लोएम की जो सीव ट्यूब आती है, सीव ट्यूब, उसके अंदर भी जो न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इन बातों को भी याद रखोगे कि एक्सेप्शन कौन कौन से हैं जो कि हमारी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, जिसमें वायरस आता है, आरबीसी आती है और फ्लोएम की सीव ट्यूब आती है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था सेल बायोलॉजी के ऊपर, मोस्टली सेल के ऊपर, जिसमें हमने आज बात की कि सेल की खोज किसने की, कैसे हुई, किसने लिविंग सेल को खोजा, किसने डेड सेल को खोजा, उसके अलावा सेल थ्योरी किसने दी, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे, और किसने सेल थ्योरी में एड ऑन की चीज़ें जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, उसी के साथ में क्या क्या एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के, जिसमें वायरस है, आरबीसी और फ्लोएम सीव ट्यूब है। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो फॉलो करें, और धन्यवाद।